नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं खबरों का। वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा स्थगित। मुकबा आने का पीएम मोदी का था कार्यक्रम, खराब मौसम की वजह से हुआ दौरा रद्द। तो वहीं आपको बताते चले, मुकबा आने का पीएम मोदी का जो दौरा था वो स्थगित हो गया है। खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 फरवरी को उत्तराखंड दौरा स्थगित हो गया। पीएम मोदी ने मां गंगोत्री की शीतकालीन प्रवास मुकबा में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के अलावा उत्तरकाशी में हर्षिल क्षेत्र में ही उनका जनसभा का कार्यक्रम था, लेकिन 26 और 27 फरवरी को मौसम विभाग के अलर्ट के बाद पीएम मोदी का ये दौरा स्थगित हो गया। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अब 4 या 5 मार्च को आ सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि खराब मौसम की वजह से ये दौरा रद्द हुआ और प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा स्थगित किया गया। खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 27 फरवरी को उत्तराखंड दौरा स्थगित हो गया है। पीएम मोदी का मां गंगोत्री की शीतकालीन प्रवास मुकबा में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पहुंच रहे थे। तो वहीं आपको बताते चले, तो वहीं उधम सिंह नगर में थारू राजकीय इंटर कॉलेज खटीमा में सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। इस दौरान मंच पर बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों के जोश और उत्साह की तारीफ की। बीजेपी के चुनावों में प्रचंड जीत दिलाने के लिए सभी का धन्यवाद किया। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि इन्होंने मुझे एक 13 सूत्रीय ज्ञापन दिया है। इसके अलावा अतिरिक्त भी यहाँ बहुत सारे काम करने हैं। हमारी सरकार हर प्रकार से सहयोग करेगी। मैं भली भांति जानता हूँ कि मैं यहाँ जल भराव की बहुत समस्या है, उन सभी पर हम काम करने का प्रयास करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के मंत्र के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए, देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, देश का आदर्श राज्य बनाने के लिए उस दिशा में हमारा राज्य स्थापित हो, उसके लिए हम निरंतर संकल्पबद्ध होकर एक पल और एक क्षण रुके बिना निरंतर काम कर रहे हैं। आज जहां एक और शहरों से लेकर सुदूर सीमावर्ती पर्वतीय गांवों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, नवाचार किया जा रहा है, नए नए विकास के कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप सब अपने परिवारजनों के बीच आज अपने दिल की बात करने के लिए आया हूं। मुझे याद है 2012 में आप लोगों ने मुझे पहली बार अपना आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र से अपना प्रतिनिधि चुनकर पहली बार विधानसभा में जाने का अवसर दिया था और विधानसभा में भेजा था आपने। तब से लेकर मैं कहीं भी रहूं, मैंने हमेशा खटीमा के विकास के बारे में ही सोचा है। और अभी 4 दिन पहले विधानसभा में मैं बजट भाषण पर बोल रहा था, तो उस समय यशपाल आर्या जी वो किसी समय सबसे पहले यहां खटीमा के विधायक होते थे। जब ये खटीमा विधानसभा एक होती थी, उसके बाद यहाँ के गोपाल सिंह राणा जी विधायक बने और जब मैं भाषण कर रहा था तो दोनों के दोनों मेरे सामने बैठे हुए थे। तो मुझसे वो आपदा के संबंध में कोई बात कर रहे थे, जो आपदा का हम लोगों ने यहाँ पर अनेक प्रकार से जो भी हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो सहायता राशि की बात थी, आप सबको पता है उस समय में स्वयं आपदा के समय में मैं यहाँ आया था और पूरे क्षेत्र का मैंने दौरा किया था। जो भीषण आपदा, अतिवृष्टि आई थी, बड़ा जलभराव यहाँ पर हुआ था। तब मैंने उनसे कहा कि देहरादून राजधानी है और राजधानी में मुझे सभी सरकारी कामों के लिए देहरादून में रहना पड़ता है।
लेकिन अगर मैं देहरादून के अतिरिक्त कहीं बात करूं, अगर मेरे 3 सालों का या 3.5 सालों का पूरा अगर समय सारणी निकाली जाएगी कि मैं कितने दिन कहां रहा हूं, तो देहरादून के बाद सबसे ज्यादा मैं खटीमा में ही रहा हूं। इसलिए मैंने सदैव खटीमा के विकास के बारे में सोचा है। कुछ लोग यहां पर ये भी सोचते होंगे कि मैं एक बार यहां से विधानसभा में पराजित हो गया और पराजित होने के बाद मैं यहां के लोगों से नाराज हो जाऊंगा या यहां के लोगों को भूल जाऊंगा। ऐसा कदापि नहीं है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद मेले के शुभारंभ पर कोटद्वार दुगड्डा पहुंचे, जहां उनका स्वागत हुआ। सीएम धामी ने यहां अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इसी के साथ उन्होंने भवानी सिंह रावत की मूर्ति पर भी माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि मैं दुख को सौभाग्यशाली मानता हूं। मुझे उस भूमि में आने का मौका मिला जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। तो वहीं कोटद्वार दौरे पर सीएम धामी शहीद मेले में उन्होंने शिरकत की, जहां शहीद मेले में उन्होंने शिरकत कर शहीद पार्क के वीरों पर माल्यार्पण किया। वहीं आपको बताते चले, अमर शहीद हमारे भवानी सिंह रावत जी के स्मृति में यहाँ पर लगने वाले मेले में आज मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला है। और निश्चित रूप से ये मेले हमारे आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ियाँ हैं उन पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करते हैं, क्योंकि उनका स्मरण होता है जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपना सर्वस्व लगाया है, अपना बलिदान किया है, देश के लिए संघर्ष किया है। तो निश्चित रूप से समाज राष्ट्र के लिए ऐसे मेले बहुत ज़रूरी हैं और हम राज्य के अंदर ऐसे मेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि सभी जगह जाऊं। मेरा सौभाग्य है दुगड्डा की इस पावन भूमि में। तो वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य भवन देहरादून में केदारनाथ क्षेत्र के कार्यों से संबंधित काफी टैबलेट बुक और USDMA हैशबोर्ड का लोकार्पण किया। डैशबोर्ड का लोकार्पण कर वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस पुस्तक में 31 जुलाई 2024 को आई आपदा का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही SDRF, NDRF आपदा प्रबंधन तंत्र का अनुभव साझा किया। तो वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज हरिद्वार के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के ऋषिकुल कैंपस में आयोजित दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने 20 छात्रों को गोल्ड मेडल दिए। समारोह के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में प्रयागराज कुंभ के अनुभव साझा करते हुए कहा कि कुंभ का आनंद और आस्था सिर्फ उत्तराखंड ही जान सकता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के तहत महाकुंभ के आयोजन की सराहना की और कहा कि इससे उत्तराखंड में आने वाले आयोजनों के लिए उच्च मानक स्थापित होंगे। बीमारी के ऊपर में रिसर्च किया है, उसका फायदा पूरी मानवता को। महाकुंभ में स्नान भी किया आपने। अर्धकुंभ की तैयारी है उत्तराखंड में, 27 में अर्धकुंभ होने वाला है हरिद्वार में और रद्द करने की बात है। आपने सच कहूं तो मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, आपने इतना सुंदर सवाल किया है। 2 दिन पहले ही महाकुंभ प्रयागराज के अंदर में वहां पर किया। मुझे ऐसा लगता है कि जो महाकुंभ का आनंद है, जो आस्था का आनंद है, वो सिर्फ उत्तराखंड ही जान सकता है कि कितना आनंद आता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने वहां पर जो देखा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका इंतजाम किए हैं, एडम लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन, और किस प्रकार से हमने देखा कि हर एक श्रद्धालु के चेहरे के ऊपर में एक खुशी थी, एक हर्ष था, एक उल्लास था। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने भी वहाँ बहुत सबक सीखे एज ए उत्तराखंड कि आने वाले समय के ऊपर में जो हमारे यहाँ पर ऋषिकेश हरिद्वार में जितने भी प्रोग्राम होंगे उसमें हम किस प्रकार से एक बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड के साथ कर। जय हिंद।
तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना 19वीं किस्त जारी की है। डीबीटी के माध्यम से इस किस्त को किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित किया गया। इस अवसर पर देहरादून के सरखेत गांव माल देवता के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश में 8,21,097 किसानों को 181 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। वहीं देहरादून के सरखेत गांव मालदेवता में आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि कार्यों को सुगम बनाने के लिए प्रदेश की स्वयं सहायता समूहों को सहायता चेक भी वितरित किए हैं। सहायता चेक प्राप्त होते ही महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। मतलब मोदी जी की तरफ से हमें कृषि यंत्र मिले हैं, जिनसे कि हमें कार्य करने में, अपने कृषि कार्य करने में बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है और हमें वहां से आटा चक्की, ट्रैक्टर, ये सारी सुविधाएं मिलती है। तो वहीं उत्तराखंड में जमीन की अंधाधुंध खरीद बिक्री और बाहरी लोगों के बढ़ते दखल को रोकने के लिए धामी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए विधानसभा में सख्त भू कानून पारित कर दिया, जिससे लेकर राज्य में काफी आपको बताते चले चर्चा हो रही है। इस कानून पर सरकार बीते 3 साल से काम कर रही थी और अब आखिरकार इसे लागू कर दिया गया है, जिसमें उत्तराखंड की पवित्र भूमि को बचाने और राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सख्त भू कानून को पास किया है। इस कानून के तहत बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसको लेकर बीजेपी वरिष्ठ नेता उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मजहर नयाब ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। मेरा मानना यह है कि भू कानून जो लाए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड सरकार, हर बात का उस कानून में ख्याल रखा गया। सबसे पहले गरीब वर्ग, जो हमारा काश्तकार, जो खेती करने वाला, किसानी करने वाला, जो अपना खेती किसानी से अपना पालन पोषण करता है, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। और जिस तरीके से हर व्यक्ति का ख्याल रखा गया भू कानून में, एक इसका पूरा अवलोकन किया गया। बाकायदा इसके लिए कमेटी गठित की गई थी, जिस कमेटी ने इसका पूरा अवलोकन किया है। इसमें कोई भी खामी नहीं है और ये कानून एक यहाँ के लिए, उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो हमारे उत्तरकाशी है या हमारा धारचूला का क्षेत्र है, पिथौरागढ़ का क्षेत्र है। तो वहीं संगठन पर्व के तहत सभी जिलों में मंडल अध्यक्षों का चुनाव पूरा हो गया है, जिसके बाद पार्टी ने नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों और प्रतिनिधियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने दून महानगर के 11 मंडल के अध्यक्ष घोषित किए हैं। बता दें कि बीजेपी महानगर में इस बार 14 से बढ़कर 17 मंडल कर दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कल हमारे दुगड्डा में एक बहुत बड़ा मेला होता है, भवानी दत्त मेले के नाम से वो बहुत प्रसिद्ध है। उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी कल दुगड्डा में पहुंच रहे हैं। 11 बजे लगभग का जो समय है वो रहेंगे और कम से कम 12:30 बजे 1 बजे तक उनको वहाँ पर रहना है। तो ये हम सब के लिए बड़ी अच्छी बात है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आ रहे हैं, हमारे ज़िले में आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने प्रदेश में सख्त भू कानून के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक में विधानसभा में पारित होने पर सवाल खड़े किए हैं। चक्राता विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि एक ही राज्य में सरकार 2 भू कानून को लागू करना चाहती है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने राज्य के भू कानून को और अधिक कमजोर कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों का बीजेपी ने खंडन किया है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस का कार्य सिर्फ विरोध करना रह गया है। बीजेपी के लोगों को तो करना ही है मुख्यमंत्री का आभार। आप मुझे बताइए, 2 मंडलों का प्रदेश है, 13 जनपद है, 13 जनपदों में से 11 जनपदों में भू कानून, वो भी बहुत ही कमज़ोर भू कानून है, वो लागू होगा और 2 राज्यों में लागू नहीं होगा। तो एक राज्य में कभी 2 कानून आपने सुने हैं? तो ये तो भाजपा का एक षड्यंत्र है, सरकार का एक षड्यंत्र है कि आइए और जो है खुलेआम जो है इस प्रदेश के अंदर ज़मीन की खरीद फरोख्त करने का काम करे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भू कानून प्रभावी नहीं होगा तो स्वाभाविक बात है कि जो पलायन अब होगा पर्वतीय क्षेत्र से या कहीं और से जो पलायन होगा तो क्या नाम ज़्यादातर जो है उधम सिंह नगर और हरिद्वार में होगा। कांग्रेस हर अच्छे काम का विरोध करती है और जनता उनको ठीक टाइम पर उसका सबक सिखाती है। उत्तराखंड के अंदर बहुत सशक्त वो कानून बना है जिसका उनको स्वागत करना चाहिए, लेकिन राजनीति के लिए और केवल अच्छी चीज़ों का विरोध करने का जो नेचर कांग्रेस का बन गया, उसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ट्रैफिक के समस्या बना हुआ है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक कंट्रोल का प्लान बनाया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी देहरादून सबीन बंसल ने कहा कि शहर में अभी ट्रैफिक की समस्या है, जिसको दूर करने के लिए प्लान तैयार हो गया है। फ्लाईओवर के नीचे जो डेड एरिया है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। शहर में 12 जगह और नई ट्रैफिक लाइट लगाई जाएगी जो जल्द ही लग जाएगी। इसके साथ साथ ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए जो संभव होगा वो प्रयास जिला प्रशासन के स्तर पर किए जाएंगे। नहीं है जिससे ट्रैफिक रेगुलेट हो सके। ट्रैफिक लाइट्स नहीं है जहाँ पे ज़रूरत है कुछ देर ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करने की, जिससे हमारा फ्लो कंटिन्यूअस रहे। और कुछ वैसे हमारे फ्लाईओवर्स हैं जिनके नीचे कट्स डेड पड़े हैं और जिनको हम यूज़ कर सकते हैं खुलवा के पार्किंग के लिए। फ्लाईओवर की एक लेन अनयूज्ड है जिसको हम ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी इश्यूज़ को टेकअप किया गया है। हमारा आज हमारे टेंडर आउट हो चुके हैं, बिडिंग हो चुकी है। हम 4 जगह पे नए चौंक्स डेवलप करवा रहे हैं जो चोकिंग पॉइंट्स हैं हमारे शहर के, दिलाराम से लेके कुठाल गेट और साई मंदिर चौक और घंटा घर, इन सब जगहों पे आपको ग्राउंड पे इसी माह काम दिख जाएगा। तो वहीं जिला विकास प्राधिकरण को लेकर अल्मोड़ा में जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों ने डीडीए के खिलाफ नाराजगी जताते हुए इसके नियमों और मानकों के विपरीत बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि डीडीए लागू कर सरकार ने निकाय को कमजोर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में निकाय को मानचित्र स्वीकृति करने का अधिकार होता था, लेकिन जिला प्राधिकरण लागू कर सरकार ने निकाय का अधिकार छीनने का काम किया है। प्रदर्शनकारियों ने डीडीए को खत्म करने की मांग करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे। मानचित्र स्वीकृत करने से जो आय उस निकाय की होती थी, आज वो उससे वंचित हो गई है। वो अधिकार छीन लिया गया है। संविधान संशोधन 74वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत ये प्राविधान किया गया है कि निकायों को मजबूत किया जाएगा, निकायों को और सुदृढ़ किया जाएगा। लेकिन हमारी ये सरकार जो है वो निकायों को नितांत कमज़ोर करने पर तुली हुई है। जो अधिकार उनको पहले से दिए गए थे, स्वतंत्रता के पहले से ही जो अधिकार उनको दिए गए थे वो इस सरकार ने छीन लिया है। अपने शहरी क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार निकायों को होता था, लेकिन वो जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के नाम पर इस सरकार ने वो छीन लिया है। निकायों को कमज़ोर किया गया है और निश्चित रूप से निकायों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
तो वहीं अल्मोड़ा जिले में लघु सिंचाई विभाग के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 294 योजनाओं पर काम चल रहा है। लघु सिंचाई खंड अल्मोड़ा के अधिशासी अभियंता जीडी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके विभाग के तहत गांव-गांव सिंचाई संबंधित कार्यों को पहचानने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जिले में 294 योजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें से अधिकांश योजनाएं बनकर तैयार हो चुकी हैं और किसान अब उनका लाभ उठा रहे हैं। वहीं कुछ योजनाएं फाइनल स्टेज में है, जिनके पूर्ण होने के बाद किसानों को इसका फायदा मिलेगा। अभी हमारी जो योजना चल रही है पीएम-केएसवाई में 294 योजनाओं पर हमारा काम चल रहा है, तो जिसमें से अधिकतर हमारी योजना अब अंतिम वर्ष है उसका कंप्लीशन का, तो अंतिम वर्ष में हमारी सभी योजनाएं कंप्लीट कर ली जा रही हैं और जिसमें जहाँ योजनाएं हमारी उनके जो ग्रामवासी या कृषक हैं उनको भरपूर लाभ उनको दिया जाए। जैसे कि सरकार की मंशा है कि कृषकों की आय दुगनी करने का, तो उस पर हम कृषकों की आय दुगनी करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, तो वहीं नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम के अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने पर्यटन विभाग, आईटीआई, दून मेडिकल कॉलेज सहित अन्य सरकारी परियोजनाओं में पैसों की हेराफेरी, निर्माण कार्यों में गड़बड़ी और धन के दुरुपयोग के मामलों में 130 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं और गबन के खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज किए हैं। एसएसपी ने बताया कि जांच के दौरान अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और सभी मुकदमे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। साक्ष्यों को आधार पर आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया है। सुनील कुमार मलिक अपर परियोजना प्रबंधक ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें 2018-19 से पहले के वित्तीय अनियमितता और गबन के मामले सामने आए थे। सुनील मलिक जी हैं, प्रबंध निदेशक निर्माण इकाई के हैं प्रथम के। इनके द्वारा जो है 6 प्रार्थना पत्र प्रेषित किए गए थे, जिसमें इनके द्वारा जो इंक्वायरी जो पूरे विभाग द्वारा की गई थी 2018-19 से पूर्व के जितने भी निर्माण के प्रकरण थे उसमें विस्तृत इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी के बाद पाया गया कि उसमें करीब 6 मामलों में करीब 130 करोड़ रुपए का गबन जो है वित्तीय अनियमितता अधिकारी कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत करके की गई थी। इसमें 6 मुकदमे पंजीकृत कर लिए हैं। विवेचना में साक्ष्य जल्दी एकत्र हो जाए, इन अधिकारियों के खिलाफ जो भी मामले इंक्वायरी में आए हैं वो रिपोर्ट मिल जाए और साथ ही साथ साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई हो जाए। इसलिए समस्त मुकदमों को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो सेल है हमारी उसको आज स्थानांतरित कर दिया गया और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम इसमें कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।